नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस। मैं हूं पुनीत उपाध्याय। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संवेदनशील, गंभीर और मानवीय मुद्दे पर जो कानून, नैतिकता और मानव गरिमा तीनों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर हरीश राणा केस की सुनवाई शुरू हुई है और इसके साथ ही निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथनेशिया की देश भर में बहस छिड़ गई है। तो आइए देखते हैं क्या है मामला। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है वह क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके बारे में क्या कहा है, साथ ही साथ इसकी शुरुआत कहाँ से होती है ना, कैसे यह कानून बनता है और संदर्भ में भी हम बात करेंगे और आखिर में यह मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अभी प्रेजेंट में यह चर्चा में क्यों बना है, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल यहाँ आपके सामने आ जाता है कि इच्छा मृत्यु क्या है। दोस्तों, इच्छा मृत्यु का अर्थ है ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को मृत्यु की अनुमति देना जब वह असाध्य रोग, अस्थायी कोमा या अस्थायी वनस्पति अवस्था में हो और उसे ठीक होने की कोई भी वास्तविक संभावना ना दिख रही हो। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। इच्छा मृत्यु दोस्तों दो प्रकार की होती है। अगर पहले की बात करें तो उसको हम बोलते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु, एक्टिव यूथनेसिया। दोस्तों, यह किसी दवा या इंजेक्शन से दी जाती है और ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, दवा या इंजेक्शन के माध्यम से उसकी मृत्यु करा दी जाती है। दोस्तों, भारत में यह अवैध है अभी प्रेजेंट के टाइम में भी। तो आप सोच रहे होंगे कि आपके मन में एक सवाल खड़ा हो गया होगा कि सर फिर कैसे इच्छा मृत्यु यहाँ पर मिलेगा। तो एक दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेसिया। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यह जो प्रक्रिया है निष्क्रिय वाला, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ जीवन रक्षक उपचार जो है जैसे वेंटिलेटर या जो ट्यूब फीडिंग विधि होती है, इसको हटा लिया जाता है और व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से मरने दिया जाता है। तो भारत में केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु ही मान्यता प्राप्त है। आप ध्यान रखिएगा, इसी को बस मान्यता मिली हुई है। अब आगे हम बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो भारत में दोस्तों निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की कहानी की जो यात्रा है वह शुरू होती है अरुणा शानबाग केस से। अरुणा रामचंद्रन शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 2011 का केस है दोस्तों। और इस केस पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां से ही शुरुआत होती है इच्छा मृत्यु की भारत में। दोस्तों, अरुणा शानबाग मुंबई के ईएम अस्पताल में आप देखेंगे तो एक नर्स हुआ करती थी। 1973 में उनके साथ एक अत्यंत अमानवीय अपराध हुआ जिससे उन्हें गंभीर जो मस्तिष्क चोट है वह पहुंची और इसके बाद वो लगातार कोमा जैसी स्थिति में पहुंच गई। लगभग 42 वर्ष तक जो है वह कोमा में रही हैं। अपने जब उनकी एज 42 इयर्स था तब तक वह कोमा में रही। और इनकी स्थिति को देखते हुए एक पत्रकार थी जिनका नाम है पिंकी वीरानी। इन्होंने सन 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और अरुणा को शांतिपूर्वक मरने दिया जाए, इस प्रकार की वह याचिका आपको देखने को मिलती है। और यहीं से मामला फिर स्टार्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेसिफाइड जो है इस पर चर्चा करा। दोस्तों, सक्रिय इच्छा मृत्यु अवैध है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। इसके अलावा बताया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सशर्त अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह अनुमति केवल हाई कोर्ट की मंजूरी से होगी। हालांकि अरुणा के मामले में अगर हम बात करें तो उनको इच्छा मृत्यु नहीं दी गई है, लेकिन यह फैसला एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होता है और उसके बाद देखेंगे आप जो गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार है वह देखने को मिलता है भारत में। दोस्तों, इसके बाद आता है 2018 और 2018 का जो फैसला है वह कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक संविधान पीठ होती है और वह पीठ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय देती है। पीठ कहती है कि गरिमापूर्ण मृत्यु का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है दोस्तों। और इस फैसले में पहली बार आप देखेंगे जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है उसको संवैधानिक मान्यता मिलती है और लिविंग विल और जो एडवांस डायरेक्टिव है इसकी अवधारणा आपको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि सर यहाँ पर तो हमने यूथनेसिया को समझ लिया, इच्छा मृत्यु को समझ लिया, अब यह लिविंग विल क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, आइए इसको भी बहुत बारीकी से समझ लेते हैं। लिविंग विल का अर्थ है कि कोई व्यक्ति पहले से ही लिखित निर्देश दे सकता है कि यदि उसे भविष्य में कोई असाध्य अवस्था में वह पहुंच रहा है तो उसे जीवन रक्षक प्रणाली जैसे वेंटिलेटर पर ना रखा जाए।
लेकिन 2018 के जो दिशा निर्देश हैं दोस्तों, बहुत ही जटिल आपको देखने को मिलते हैं। जो प्रक्रिया बनाई गई उसमें यह था कि 2 गवाह होने चाहिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर होना चाहिए, कई मेडिकल बोर्ड जो है उसमें अनुमति देंगे तब यह होगा, और प्रशासनिक अनुमति की भी जो बात है वह कही गई है। तो इस वजह से देखेंगे इसका जो व्यवहारिक उपयोग है वह लगभग असंभव हो गया, और व्यवहार में इसको बहुत ईजिली जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। फिर आता है 2023 का जो दिशा निर्देश है, उसमें जो बदलाव देखने को मिले वह बहुत ही रोचक रहे दोस्तों। और आप देखेंगे कि जब जो है केस के इस पूरे डिसीजन को रीड किया गया, अपने ही जो है केस को जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत अच्छे से इस पर विचार किया, तो देखा कि रियल में इसमें बहुत ही कठिनाई है। और इस कठिनाई को देखते हुए जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक दिशा निर्देश जारी किया और कहा कि इसको सरल और व्यवहारिक बनाया जाए। ठीक है। अब इसमें सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए जो कदम अपनाए गए, वह सबसे पहला यह था कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका थी उसको सीमित कर दिया गया। इसके अलावा मेडिकल बोर्डों के लिए जो समय सीमा है वह तय कर दी गई, और प्रक्रिया को अस्पताल केंद्रित बनाया गया। ठीक है। अब देखेंगे कि यह जो मुख्य बदलाव था, इसका उद्देश्य इसलिए महत्वपूर्ण था कि मरीज और जो परिवार हैं उनको अनावश्यक जो मानसिक पीड़ा है वह ना झेलना पड़े, उससे वह बच सके, और इजीली अगर उनका पेशेंट इस कंडीशन में है तो उसको जो इच्छा मृत्यु है वो मिल सके। ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है जो आज के न्यूज़पेपर में द इंडियन एक्सप्रेस में चर्चा में है, हरीश राणा का मामला। दोस्तों अब आते हैं हरीश राणा के केस पर, और हरीश राणा केस 2013 में जो है देखने को मिलता है। 2013 में एक इमारत की 4थी मंजिल से एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरीश राणा, वह जो है गिर जाता है, और उसके गिरने के बाद वह अस्थायी वनस्पति अवस्था में चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर बार बार आप अस्थायी वनस्पति अवस्था बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अस्थायी वनस्पति का अवस्था जो है वह बिल्कुल एक ऐसा ट्रॉमा की जिसमें व्यक्ति देखता तो है आपको, लेकिन वह बोलता नहीं है, किसी भी प्रकार की उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। मतलब आप देख सकते हैं कि वह आपको एकटक देखता रहेगा, बाकी वह जो है कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति जो वनस्पति अवस्था होती है वह होती है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हरीश राणा इस अवस्था में पहुंच गए, और अभी प्रेजेंट के टाइम में वह 32 वर्ष के हो गए हैं। 13 वर्षों से कोमा जैसी स्थिति में है, और 100% विकलांगता इनको देखने को मिलती है। अब आप देखेंगे कि जो परिवार की लड़ाई है वह यह है कि हरीश के पिता जो है 2 बार दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं इच्छा मृत्यु के लिए। लेकिन दोस्तों जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट जो है वह जब इनके पूरे जो है केस को देखती है, तब बिल्कुल एक स्पष्ट निर्णय देती है कि हरीश जीवन रक्षक मशीनों पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। और 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट का अगस्त में एक फैसला आता है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर देती है सुप्रीम कोर्ट कि यह तकनीकी रूप से इच्छा मृत्यु का मामला नहीं है हरीश के मामले में। तो आप देखेंगे कोर्ट लेकिन इस बात को भी वहीं पर इंडिकेट करती है, मानती है कि परिवार का जो पीड़ा है वह वास्तविक है, लेकिन जो डेफिनेशंस है जो कोर्ट ने तय किया था वह निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मामला जो है नहीं दिख रहा है इनके ऊपर। अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि जिसके बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं है उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, वह कभी बोल नहीं सकता है, कभी अपनी उंगली नहीं हिला सकता है, कभी चल नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति तो बहुत ही गंभीर है, वह मृत्यु के समान ही है ना। तो इसको फिर से जो है अब जो है इसका एक नया एंगल देखने को मिल रहा है, एक ताजा अपडेट देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की फिर से सुनवाई करी है, और साथ ही साथ एम्स दिल्ली में मेडिकल बोर्ड जो है बनाने का निर्देश दिया है। उसको कहा गया है कि यह तय करे कि केस निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के योग्य है या नहीं। ठीक है। तो फिर से एक रिपोर्ट बनाकर एम्स देगा जो है हरीश राणा के केस में, और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। तो 17 दिसंबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है, और 18 दिसंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। 4-5 दिन में यह सुनवाई होगी। तो देखिए अब कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है ना। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि हरीश राणा मामला भारत के जो न्यायिक इतिहास में अगर हम देखें इस मामले को, तो एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ सकता है, और यह तय करेगा कि जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है इसकी परिभाषा क्या होगी, मेडिकल निर्णयों की सीमा क्या होगी, और गरिमापूर्ण मृत्यु का जो वास्तविक अर्थ है वह क्या होगा।
तो दोस्तों यह मामला हमें याद दिलाता है कि कानून केवल नियम नहीं है, मानवता का आईना भी जो है उसको होना चाहिए। अगर आपको यह दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आप मेरे साथ जुड़े थे, मैं था पुनीत उपाध्याय और आप देख रहे थे संस्कृति आईएएस।